नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज चर्चा हम शुरू करें उससे पहले मैं भाऊ को जोड़ना चाहता हूं। भाऊ को ले आइए, तभी चर्चा शुरू करें, क्योंकि हमारी कल रात की चर्चा का एक्सटेंशन है। स्वागत है भाऊ आपका। कल हाँ। रात हमने चर्चा की थी जब नेपाल के हालात और नेपाल के हालात से मोदी जी के मन में अकुलाहट, व्याकुलता और उसके नतीजे पर बेसिकली उसका एक्सटेंशन, और ये कहें कि वो फलीभूत हो गया, धरातल पर आ गया, तो अब कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं। कल रात हमने क्या कहा था, जरा एक लाइन उसकी सुनिएगा। आखिर कार्यक्रम खत्म किया हमने और भाऊ ने, तो आखिरी लाइन क्या थी सुनवाइए जरा। बाकी तो कुछ करेंगे मोदी जी, नहीं करेंगे लोकतंत्र के तरीके से, लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से देश चलाएंगे नहीं चलाएंगे, इसके बारे में तो नहीं कह सकते। और भविष्यवक्ता नहीं है, हो सकता है गलत हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब नजर रखिएगा ट्रेड डील पर। ट्रेड डील कितनी जल्दी होगी, ट्रेड डील पर जरा नजर रखिए। बस हटा दीजिए। अभी उस चर्चा को 16-17 घंटे हुए होंगे, अगर घड़ी से घंटे गिने हम लोग तो। जब ये चर्चा हमने की, आप लोग तक पहुंची, उसके बमुश्किल 3 घंटे, 2.5 घंटे बाद दिल्ली में मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग की, सीसीएस की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति। ये सबसे हाई पावर्ड कमेटी होती है, सबसे हाई पावर्ड कमेटी जो सुरक्षा मामलों पर संसदीय समिति, कैबिनेट समिति होती है। इसकी मीटिंग हुई। ये मीटिंग ही पूरा का पूरा नेपाल के हालात को लेकर के की गई। और मोदी जी की बेचैनी देखिए, सुबह होते होते जो हमारे सामने खबरें आई, डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट और मोदी का रिएक्शन, उसमें उत्सुकता जग जाहिर थी। मैं आपको खबरें दिखाता हूं, जरा सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट देखिएगा। लाइए भैया, पोस्ट लाइए। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द India and the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ United States of अमेरिका America are counting negotiations to address the trade, कंटिन्यूइंग continuing the negotiations to address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Modi in the upcoming weeks. I feel certain that there will be no difficulty in coming to successful conclusion for both of our great countries. ये आई एम प्लीज टू पहली लाइन पे आइएगा। आई एम प्लीज टू अनाउंस, ये That the अनाउंसमेंट है, India, अनाउंसमेंट uh, और India, हम जिसे India, बोलते हैं, uh, फर्क है। हाँ, इसमें मेन चीज है कि अनाउंसमेंट है, हटा दीजिए इसको। एक होता है कि हम ऐसा करने के लिए प्रयासरत हैं, और एक होता है हमने ऐसी घोषणा कर दी। हम और भाऊ प्रयासरत हैं कि हम 2 चैनल और लॉन्च करें, लेकिन हम और भाऊ घोषणा कर रहे हैं कि 2 चैनल हम लॉन्च करने जा रहे हैं। दोनों में फर्क है। प्रयासरत है, पता नहीं साल भर बाद हो पाएगा, 2 साल बाद, और हम घोषणा कर दिए मतलब कल वहां पे एक एंकर बैठ जाएगा। तो ये फर्क है। घोषणा किया सुबह ट्रंप ने कि फिर से निगोशिएशन स्टार्ट, ये घोषणा हुई है, इसको समझिएगा, क्योंकि अभी कहीं भी इस बात को, इस लाइन को रेखांकित नहीं किया गया। अब लाइए मोदी जी का ट्वीट लाइए। मोदी जी ने तत्काल इस पर इंतजार ही कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा। India and the US are close friends and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless of potential of the India-US partnership. Our team are working uh, to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward to speaking with the President Trump. We will work together to secure a brighter, more prosperous future for both our people. हम्म अब देखिए, इसको हटा दीजिए। नेचुरल पार्टनर रूस छोड़ करके रातों रात अमेरिका हो गया फिर। नेचुरल पार्टनर लिखा है, और इन्होंने भी लिखा है जो ट्रेड डील पर बातचीत कहा जा रहा था रुक गई है, मोदी जी ने भी लिखा है कि हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग टुगेदर, हम काम कर चुके हैं और जल्द ही नतीजा आ जाएगा। जिसको लेकर के असली दिक्कत इस देश में अंधभक्तों का है। उन्होंने, लोग टोपी ट्रांसफर करते हैं, वो ताऊ ट्रांसफर करते हैं। उन्होंने तुरंत ट्रंप से जिनपिंग को ताऊ बना लिया था। अब सवेरे सवेरे फिर मुश्किल, अब दोपहर तक फिर से ताऊ ट्रांसफर होगा। टोपी ट्रांसफर नहीं, ताऊ ट्रांसफर, फिर अब ट्रंप को ताऊ बनाना पड़ेगा।
राइट। अभी कह रहे थे कि अब नहीं, डील फिल नहीं होगा, मोदी जी एकदम चीन और जिनपिंग और मोदी मिल करके अमेरिका को नस्तानाबूद कर देंगे। अब जो है वॉर रुकवाने वाले प प कह रहे हैं कि नहीं, हम हमारा नेचुरल पार्टनर अमेरिका है, अब हम उसी के साथ डील करेंगे। बड़ी मुसीबत है। ये सब देखिए दरअसल हमने कल आशीष, जो चर्चा की थी भाऊ, उसी वजह से है। मैं खबरें दिखा दूं मैंने बस 1 मिनट, हम्म। क्योंकि अच्छा चलिए छोड़िए, खबरें छोड़िए, खबर तो आप इसी से पहले बनी है। असली तो यही सबसे है। पहले हाँ। तो ये है कि हुँ, दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि अमेरिका का एक डेलीगेशन 25 हुँ, अगस्त को छठवें दौर के लिए आ रहा था निगोशिएशन के, हाँ। लेकिन वो नहीं आया, उसने कैंसिल कर दिया। क्योंकि तब अमेरिका ने स्टैंड लिया था, जब तक रशिया का तेल का मामला आप सॉल्व नहीं करते, तब तक अब भारत से कोई बातचीत नहीं होगी, हम हुँ, 50% टैरिफ लगाएंगे। हुँ, पॉइंट नंबर 1। हुँ, इसी के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आना, इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत मेरे बहुत अच्छे मित्र है, हुँ, तो तुरंत सारे गोदी मीडिया और पामेरियन मीडिया शुरू हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया। हुँ, लेकिन फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके अर्थ मंत्री, विदेश हुँ, मंत्री, उनके वाणिज्य मंत्री लगातार भारत को औकात दिखा देंगे, रास्ते पे ला देंगे, आपको टेबल पे पहले माफी मांगनी होगी, आपके माफी मांगने पे बाद हम तय करेंगे कि आपके साथ क्या करना है। ये हुँ, तमाम बातें वो करते रहे। दूसरी ओर एक तरफ अमेरिका कहता है कि भारत को हम मित्र मानते हैं और ट्रेड हुँ, नेगोशिएशन बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। जल्दी शुरू करने के लिए अमेरिका को डेलीगेशन भेजना पड़ेगा। जो हुँ, डेलीगेशन अमेरिका का दौरा जो रद्द हो गया था 25 अगस्त का, मजा तब आता कि वो अनाउंस करते कि भैया 12 सितंबर या 10 सितंबर या 11 सितंबर या 25 सितंबर एक डेट देते कि अमेरिका का डेलीगेशन भारत पहुंच रहा है ट्रेड नेगोशिएशन ओपन करने के लिए, वी आर हुँ, कीन टू ओपन, तो समझ में आता है। ये सिर्फ अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट के आगे क्या किया, क्या करने जा रहे हैं कुछ पता नहीं। 50% टेरिफ पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। एक तरफ भारत को बोल रहे हैं कि हम आपके अच्छे मित्र हैं, आप हमारे लिए मार्केट खोलिए। आप सही कह रहे हैं, पहले दिन से जो हम कह रहे थे कि भारत ये 125 करोड़ का उपभोक्ता है सबके लिए। हुँ, भारत सबसे बड़ा एक ग्राहक है और उस ग्राहक को कोई खोना नहीं चाहता। इसलिए ग्राहक पे दादागिरी भी करना चाहते हैं और हुँ, खोना भी नहीं चाहते। ये वही है कि आप कहीं कोई किसी से कुछ खरीदने जाते हैं, वो बोलता है भैया ये शर्ट कितने का दिया? तो वो बोलता है ये शर्ट है 800 रुपए का। आप बोलते हैं बहुत महँगा है, आप जाने लगते हैं, तो जब दरवाजे पे जाते हैं तो वो बुलाता है आपको, भाई साहब 1 मिनट इधर आइए, नाराज़ मत होइए, इधर आइए। देखिए 800 रुपए बोला, लेकिन आपके लिए मैं हुँ, फाइनल प्राइस बताता हूँ, ये 700 में लेनी चाहिए। आप बोलते 700 बहुत महँगा है भैया, हम क्या पहली बार खरीद रहे हैं क्या? आप फिर दरवाजे पे जाते हैं, फिर वो बाहर तक आता है। अरे मेरी बात तो सुनिए, सुबह-सुबह आए हो आप, देखिए आप अच्छे आदमी हो, पुराने ग्राहक को नाराज़ नहीं करना चाहता, अब आप इसको 600 में लीजिए। वो शर्ट होता है 400 का, वो हुँ, आदमी अल्टीमेटली 500 में बेच के अपना प्रॉफिट, ओवर हुँ, प्रॉफिट कमाता है। ये हुँ, सामान्य हर इंसान जो नेगोशिएशन करता है, चाहे सब्जी की हो, चाहे कपड़े की हो, किसी भी चीज़ की, ये रोज़ के वाकया हमारे साथ होते हैं। ट्रम्प हुँ, हमारे साथ वही कर रहा है। 50% पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो ये नहीं कर रहा है कि मैं 50% वापस लेता हूँ टैरिफ, क्योंकि वो हो गया, अब अपन लेट अस ओपन द हुँ, ट्रेड डील। वो 50% वापस लेने को तैयार नहीं है। हम भी उसको 50% वापस लेने की कंडीशन भी नहीं डाल रहे। हुँ, हम उनको कह रहे हैं कि अरे आपने बहुत अच्छा किया और हम तो पहले से कह रहे हैं कि हम अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं और बिल्कुल दोनों नेशन हम प्रॉस्पर करेंगे। कहाँ से प्रॉस्पर करेंगे? 50% नेगोशिएशन प्रकार 50% के डील के वो टैरिफ के बाद भारत कहाँ हुँ, प्रॉस्पर करेगा? कहाँ से हुँ, प्रॉस्पर करेगा? कहीं से प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। लेकिन आप 50% पे ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना वो बोल रहा है। वो बोल रहा है कि ट्रेड डील मैं करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं हम तो पहले से कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे नेचुरल पार्टनर हैं। सवाल ये उठना चाहिए था कि यदि हम इतने अच्छे मित्र हैं और आप भारत के साथ इतने कीन हैं, तो पहले 50% तो उठा दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। जब हमारी तरफ से ये बात हो रही है, तो यूरोपियन यूनियन को क्या कह रहे हैं अमेरिका? हुँ, शायद आप अच्छी तरह से बता पाएँगे। आपके पास खबरें भी है हुँ, यूरोपियन यूनियन को हुँ। लेके। मैं पूरी खबर ही दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि हाँ, हमने बीच में वहाँ पर खबर रोक दिया था कि चलिए हाँ, दोनों लोगों के रिएक्शन आ गए, असली लोगों के। लेकिन जरा खबरों को देखिए, सबसे पहली खबर जब हमने कहा था ये इस्टेब्लिश इसलिए दिखा रहे हैं हम कि हो जाए कि ये नहीं कि इमरजेंसी मीटिंग फर्जी में। नेपाल पर पीएम मोदी ने की सीसीएस की बैठक, कहा हिंसा हृदय विदारक स्थिति स्थिरता शांति हमारे लिए महत्वपूर्ण। ये सीसीएस की बैठक कल रात में ही
करीब 10 बजे के आसपास, 9:30-10 बजे ये मीटिंग हुई है। अगली खबर पे आइए, खबरें एकदम पूरा प्रॉपर देखिएगा। हम नेचुरल पार्टनर, बातचीत से काफी उम्मीदें, ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्त वाले पोस्ट पर पीएम मोदी का जवाब। नेक्स्ट आइए, अगली खबर आइए। खबर, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र, ट्रंप की पोस्ट पर पीएम मोदी ने कहा, मैं भी बातचीत के लिए उत्सुक, ट्रेड पर जल्द पूरी बात होगी। जो हमने अंग्रेजी में पढ़ के बताया था भाव ने, वो हिंदी में सारा उसकी पे हेडलाइन है। मैं भी इंतजार कर रहा हूं, ट्रेड डील जल्द पूरी होगी, पीएम मोदी का ट्रंप को जवाब। इंतजार मतलब सब में यही है कि मोदी जी बेताब हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब आइए अगले पर, ये खबर देखिएगा गौर से। ये सिर्फ नेपाल नहीं है, ये चारों तरफ से भारत वो टारगेट है। कल रात हमने इसी पे चर्चा किया था कि भारत सबका यस टारगेट है। यस। एक तरफ इंडिया से दोस्ती की बात, दूसरी ओर ईयू को 100% टैरिफ लगाने का मंत्र। आखिर ट्रंप चाहते क्या? इस खबर के भीतर की बात मैं बताऊं तो राइटर्स की रिपोर्ट है कि एक अमेरिकी अधिकारी और एक ईयू राजनयिक, ये जो इनके जरिए जानकारी पूरी मिली, उसके मुताबिक एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई। उस कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए ईयू के सैंक्शन एनवॉय डेविड ओ सुलिवन और अन्य अधिकारियों को जो है उसमें कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया गया, और ईयू प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में सैंक्शन कोऑर्डिनेशन वार्ता कर रहा था। और इसमें बात जो हो रही थी वो भारत और चीन को लेकर हो रही थी, लेकिन चीन को आप किनारे कर दीजिए। चीन और हम कहीं पे बराबरी बात नहीं कर सकते, इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं करेंगे हवा हवाई बात। हम अपनी बात करें, चीन पर आज भी कितना सैंक्शन है, कितना टैरिफ है, आपको पता है। भारत से बहुत कम टैरिफ है, 34% पे है, और हम 50% पे हैं फिगर में, और है एक्चुअली ग्राउंड पर 65-66% पे है, 65-66% पे। तो अब सेकेंडरी टैरिफ की जो बात हुई थी, अमेरिका ने कहा अब सेकेंडरी टैरिफ की बारी है, अब टैरिफ 100% जाएगा। उसमें ईयू को भी अमेरिका कह रहा है, यूरोपियन यूनियन को भी, कि आप भी 100% टैरिफ लगाओ, अब कड़े सैंक्शन भारत पे लगाओ। ईयू के ही एक राजनयिक ने बताया है कि वाशिंगटन ने यह भी संकेत दिया कि यदि ब्रुसेल्स, यानी यूरोपीय संघ, ईयू ब्रुसेल्स ऑफिस उसका, और नाटो, अगर ये दोनों ऐसा कदम उठाते हैं, समान टैरिफ लगा देते हैं, तो फिर भारत अलग थलग हो जाएगा, और फिर भारत को घुटने टेकने पड़ेंगे। कुल मिलाकर मोटा मोटी बात यही है। ईयू और नाटो, इन दोनों को भी भारत पर एक्शन लेने के लिए अमेरिका, ट्रंप का प्रशासन, ट्रंप के अफसर तैयार कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि ये कदम अब सेकेंडरी सैंक्शन पे हम तभी आएंगे जब ईयू को तैयार कर लेंगे, बिना उसके नहीं आएंगे। ईयू को तैयार कर लेंगे ताकि इतना बड़ा प्रेशर आवे कि इंडिया कोलैप्स के कगार पर खड़ा हो जाए। वही हालत नेपाल वाली, जब एकाएक ऐसी स्थिति होगी, भारत में भगदड़ जैसी स्थिति होगी, भले आदमी एक हम आप एक सोचेंगे। हाँ एक एक और उसमें खबर में एक और एक्सटेंशन है आशीष जी। हाँ हाँ एक्सटेंशन ये है कि यूरोपियन यूनियन पहले तो सैंक्शंस लगाने के लिए तो तैयार है, लेकिन हाँ टेरिफ बढ़ाने के लिए नहीं है। टेरिफ और हाँ सैंक्शंस दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ 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 सैंक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन टेरिफ बढ़ाने में वो भी सोच रहे हैं, क्योंकि उनका भी भारत के साथ लंबा व्यापार है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि हाँ यूयू के कई मेंबर्स अब अमेरिका की लाइन लेते हुए सेकेंडरी टेरिफ के लिए तैयार होते जा रहे हैं। हम्म, मैंने पहले ही कहा था आपको, जिस दिन ट्रंप ने 25% अतिरिक्त लगाकर 50 हम्म, प्रतिशत किया था, तब मैंने कहा था कि आशीष जी इसकी भाषा का ठीक से विश्लेषण करिए। हम्म, हम्म, इसने ट्रेड एग्रीमेंट, बाकी सब जगह पे ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है कि हम्म, आप हम पे टैक्स लेते हैं, रेसिप्रोकल लगाएंगे, हम ज्यादा लगाएंगे, आप हमारे को नहीं आने देते, हम आपको नहीं आने देंगे टाइप्स। भारत को लेके उसने रशिया को टारगेट सामने रखा। हम्म, ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से यदि हमको 50% होता, तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कहता कि अरे आप अपना लफड़ा यार, हमको क्यों इसमें घुसेट रहे हो, ये हाँ आपका निजी हाँ मामला है, व्यक्तिगत मामला है, दो देशों के बीच में, हम नहीं आना चाहते। लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भारत को घसीट कर वो आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन को भी अपने सामने खड़ा कर देगा। ये मैंने तब भी कहा था जब 50% टेरिफ आया था। मैंने बोला 50% टेरिफ में 25% पहले था, और 25 जो बढ़ाया गया है, उस बढ़ाए हुए टेरिफ की भाषा ये थी कि आप रशिया से तेल लेकर आप यूक्रेन के खिलाफ रशिया को फाइनेंस कर रहे हैं युद्ध में, इसलिए आप पे हम लगा रहे हैं। ये बड़ा स्मार्टली उसने मूव किया
ताकि आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन भी हमारे सामने खड़े हो रहे और स्थिति वो वहां तक आ गई। हम्म, ठीक है, हमने कल भी कहा, आपने बिल्कुल कहा कि यदि यूरोपियन यूनियन भी सैंक्शंस और टैरिफ लगाती है तो हम जाएंगे कहाँ? हम क्या अफ्रीका और रशिया के और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के भरोसे रहेंगे? पूरा यूरोप हमारे खिलाफ हो जाएगा, फिर नाटो हमारे खिलाफ हो जाएगा, अमेरिका हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगाए हैं, चाइना हमसे माल लेता नहीं है, रशिया हमसे माल लेता नहीं है, रशिया और चाइना दोनों बेचते हैं। तो इन जो जिनके लिए हम पहले से ग्राहक है, वो क्या करेंगे? हमारे ग्राहकों का क्या? आज हम ग्राहक ढूंढ रहे हैं, जब तक हमें ग्राहक नहीं मिलते तब तक हम इनसे माल लेके करेंगे भी तो क्या? सवाल ये उठ बार बार मैं ये कह रहा था कि हमको मार्केट चाहिए। क्या फ्री ट्रेड करने से 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड कर रहे हैं, क्या है वहां 2-2 लाख 3-3 लाख का ट्रेड हो रहा है। 3 लाख रुपए का ट्रेड में या 30 लाख रुपए का या 3 करोड़ के ट्रेड में भारत का भला नहीं होगा। अमेरिका 18% हमारे टोटल निर्यात का लेता है। यूके के साथ हमने ट्रेड फ्री ट्रेड किया है, लेकिन यूके में सिर्फ 3% हमारा टोटल ट्रेड जो है, जितना निर्यात है उसका मात्र 3% यूके को जाता है। तो वहां फ्री ट्रेड करके भी कितना फायदा? तो यहाँ हम कौन सा देश हम भारत के लिए चिंतित है, इसलिए ये बातें करते हैं। हम भारत के खिलाफ बातें नहीं कर रहे हैं। हम मात्र गुड़ी-गुड़ी बात करके किसी ट्रैप में आना नहीं चाहते हैं कि ऊपर सब बता दिया, चद्दर ढक दी और पीछे गटर है और लोगों को लग रहा है कि क्या साफ-सुथरा शहर है, देखो सफेद चादर दिख रही है, पीछे गटर है, किसी को नहीं दिखा। हम तो कहते हैं कि वो गटर है भैया, गटर का ट्रीटमेंट पहले करो। कोई गेस्ट आएगा, गेस्ट जाएगा, लेकिन अहमदाबाद वाले लोग तो वही रहेंगे, उनको रोज गटर का सामना करना पड़ता है। हम अहमदाबाद के लोगों के लिए देश चला रहे हैं, ना कि अमेरिका के आने वाले किसी या रशिया से या फ्रांस से आने वाले राष्ट्राध्यक्ष के लिए हम देश चला रहे हैं। सवाल ये है, आज हम देश के लिए चिंतित है, आज देश के लिए चिंतित है। यदि देश का निर्यात रुक गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ नेपाल जैसी, अब देखिए, हम कल भी कह रहे थे, कल हमने एक जो कार्यक्रम किया था कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये क्यों हुआ? कौन करवा रहा है यहाँ पे? डीप स्टेट कौन ऑपरेट कर रहा है? और डीप स्टेट क्यों ऑपरेट कर रहा है? क्योंकि उनको वहां पे चाहिए। और यही मोडस ऑपरेंटिस नेपाल में था, यही मोडस ऑपरेंटिस बांग्लादेश में हुआ, यही मोडस ऑपरेंटिस मोर और लेस लंका में था। और इसके सारे के पीछे कई फैक्टर्स हैं। उसमें एक फैक्टर है कि अमेरिका को आप जगह नहीं दे रहे। भाई चाइना घुस गया था श्रीलंका में, अमेरिका को नागावार गुजरा, अमेरिका वहां उन्होंने उनको सबक सिखा दिया। इधर बांग्लादेश में अमेरिका खुद इंटरेस्टेड था, बांग्लादेश जगह नहीं दे रहा था, इंडिया इंडिया कर रहा था, ठीक है, बांग्लादेश को संभाल दिया। नेपाल में कई दिनों से ये मामला चल रहा था कि नेपाल में चीन हावी हो रहा है, उन्होंने वहां पे भी खेल कर दिया। अब भारत मैं पहले भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि भारत के साथ पहले भी 2 एक्सपेरिमेंट हुए हैं। इंदिरा गांधी के समय हुआ और एक मनमोहन सिंह के समय हुआ। जब जब अमेरिका को नाराज किया, उन्होंने यहाँ एक सिविल अनरेस्ट किया। इसलिए इन सरकारों को चाहिए इंदिरा गांधी जैसा डील करना कि अमेरिका को इतने दूर रखे कि कम से कम वो इस बारे में सोचे नहीं और हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन आज रशिया टूट गया है, इसके बावजूद भी रशिया एक फोर्स था, हमने रशिया से दूरी बना ली और अमेरिका को अंदर एंट्री कर दी और यही हम आज भुगत रहे हैं। आज एक हम ये नहीं कहते कि सब मीडिया मतलब पामेलियन मीडिया, जब हम चैनल्स और अखबारों को कहते हैं कि ऐसा नहीं कि यूट्यूब के लोग भी दूध के धुले हुए हैं। यूट्यूबर्स भी हमारे कई बार कई खेल कर लेते हैं। कभी कोई किसी उद्योगपति से पैसा लेके खेल करता है, तो कभी किसी की सुपारी लेने के चक्कर में खेल कर लेता है। कभी आप व्यूवरशिप ज़्यादा मिले इसलिए आप हेडलाइन देते हैं। आज निशिकांत दुबे का एक ट्वीट आया है और उसने एक किसी चैनल को, यूट्यूब चैनल को करते हुए कहा कि ये आप खबरें फैला के क्या नेपाल बनाएँगे? क्या देश को ये करेंगे? हम बार-बार कह रहे हैं कि यूट्यूब सोशल मीडिया ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सोशल मीडिया तब रिस्पॉन्सिबल है जब सोशल मीडिया को आप खाने को देते हैं। यदि आप इस देश में जनमानस को अनरेस्ट करेंगे, यदि जनता क्रोधित हो, तो सोशल मीडिया के द्वारा उनको रास्ता मिल सकता है। तो आप जनता का क्रोध शांत कर दीजिए। और मैं दुबे जी को एक बात और बता दूँ, क्योंकि अभी सब्जेक्ट निकला है, थोड़ा-सा अपन साइड को जाएँगे, कि नेपाल में जो अनरेस्ट हुआ, उसमें एक कारण ये भी बताया जाता है कि जो नेता थे नेपाल के, उनके बच्चों की पार्टियाँ और गाड़ियों के फ़ोटो जो सोशल मीडिया पे होते थे, तब लोगों को लगा यार कि नेता के बच्चे और नेता तो ऐश कर रहे हैं और हम भूखे मर असली रहे हैं। बात थी। वो भी थी। तो निशिकांत हाँ, दुबे ने जो अपनी जम्मू कश्मीर में मैरिज एनिवर्सरी निभाई थी, हुँ, पूरी सिक्योरिटी लगा के और करोड़ों रुपए खर्चा करके,
वो जो रिसोर्ट में, महंगे रिसोर्ट में कव्वालियों के प्रोग्राम करवाए थे और सारी दुनिया से गेस्ट बुलवाए थे, और उसके फोटो सोशल मीडिया पे आने पे तो झारखंड के भी लोगों को लगेगा कि हमारा सांसद तो बड़ी अय्याशी कर रहा है, बड़े बड़े जगह पे अय्याशी, मतलब अन्य शब्द में नहीं है, फाइनेंशियल, एक वित्तीय अय्याशी भी होती है, वैचारों की भी अय्याशी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप ऐसा उदंड व्यवहार कर, वो व्यवहार दिखा रहे हो कि आपके यहाँ गंगा बह रही है पैसे की, और मेरे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग यदि भूखे मर रहे होंगे तो विद्रोह वहां से होता है। तो दूसरे को नसीहत देने के पहले हमारे नेताओं ने, उनके बच्चों ने अपना आचरण भी सुधार लेना चाहिए, यदि आप चाहते हो कि लंका, नेपाल, बांग्लादेश हमारे यहाँ ना हो। तो इसके कई कारण हैं। तो मुख्य कारण नेपाल का हादसा तो इस देश को 3 बार, मैं तो बार, हम तो कल से कह रहे हैं आशीष जी, ये सोचने के लिए मजबूर है, क्योंकि अमेरिका ऑपरेट करेगा। आप अमेरिका को साथ नहीं देंगे तो ऑपरेट करेगा, और अमेरिका को साथ देने का मतलब है भारत की बर्बादी। हम दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि एग्रीकल्चर मार्केट खोल दिया जाए, हमारे यहाँ वही प्रॉब्लम है। यदि एग्रीकल्चर मार्केट हम खोल देंगे तो मेरा किसान कहाँ जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ जो किसानों को सब्सिडी मिलती है उससे मैच हम उसका, उसके भरोसे, उसके सामने यदि हम खड़े हो गए तो हमारे किसानों के मुंह में ऊँट जैसा, ऊँट के मुंह में जीरा है वैसा हमारे किसानों को सब्सिडी मिलती है। दूसरी बात, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके सीड्स जो हमारे यहाँ बैंड है, वो उनके यहाँ प्रोडक्शन है, चाहे जीएम का सोयाबीन हो या आरआर का कॉटन हो, वो हमारे देश में नहीं है। देखिए, कपड़े का कॉटन तो आपने खोल दिया, सोयाबीन तो पहले ही खोल दिया, तेल, कॉटन खोल दिया, अब धीरे धीरे बाकी चीजें भी खुल जाएगी। तो क्या सत्ता में परिवर्तन ना हो, देश में बवाल ना हो, डीप स्टेट काम ना करे, इस डर से आप अपना मार्केट खोलोगे, या इस देश के लोगों को विश्वास में लोगे? देश के लोगों को जब जब विश्वास में लिया गया है, इस देश ने साथ दिया है। सरकार देश को विश्वास में ले, जब जब देश को सरकार ने बोला है कि देश संकट में है, सरकार के पीछे देश खड़ा हुआ है। ये अधनंगा, भूखा, परेशानियों से जूझ रहा देश सरकार के साथ हमेशा खड़ा होता है। बतौर सरकार सच बोले, सरकार झूठ ना परोसे, और सरकार प्रामाणिकता से काम करे। प्रामाणिक काम करने वाले इंसान के पीछे इस देश ने हमेशा साथ दिया, चाहे राम हो और चाहे कृष्ण हो। हम सनातन की बात करते हैं, उसमें भी प्रामाणिकता और सच्चाई पे ही लोगों ने साथ दिया, असत्य को नहीं स्वीकारा। लेकिन आप यदि लोगों का दमन करने पे उतारू हैं, यदि आप दमन इस लेवल पे करेंगे कि जिस जो पीड़ित है, जो मदद मांग रहा है, आप उसी को पुलिस के द्वारा पीड़ित करेंगे और उसी को द्वारा और लठ चलाएंगे। जो बेरोजगार है युवक, यदि वो नौकरी मांगते हैं तो उनको लठ दोगे, उनको झूठे आश्वासन दोगे, एग्जाम्स के पेपर लीक होंगे, किसानों का उपज को एमएसपी पे खरीदने के लिए जगह नहीं होगी, लोगों को रोड नहीं होगा, पीने का पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, ये तमाम चीजें हैं। और ये सब नहीं होने के बावजूद आप कहोगे कि मैंने तो सब कुछ कर दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। तो जनता के जब उत्पीड़न होता है तो फिर जनता रास्ते पे उतरती है। जब जनता रास्ते पे उतर, देखिए, जब तक ग्लेशियर पिघल के पानी बहेगा नहीं, तब तक वो रास्ता नहीं मिलेगा उसको। निशिकांत दुबे कह रहे कि ये रास्ता बना रहे, रास्ता बना रहे। हम रास्ता बना के क्या करेंगे निशिकांत जी? यदि पानी नहीं होगा तो रास्ता क्या होगा? सूखा कैनाल कहलाएगा वो। आप ग्लेशियर को पिघलने मत दीजिए। सोशल मीडिया कुछ नहीं कर सकता। सोशल मीडिया की औकात नहीं है कि सोशल मीडिया कुछ करे। 2-4 फेक न्यूज चलाने वाले लोग होंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे। बंद भाई कर दो जितने ना भी नेपाल जैसे मैंने, आदमी, बंद हाँ हाँ, हम तो कहा कि सोशल मीडिया में जो आपको लगता है कि फेक न्यूज चला रहा है, बंद कर दीजिए, कोर्ट नहीं, में सारा घसेड़िए, हम तो बंद मना कर नहीं दो, करते। सारा सारा बंद बंद कर कर दो, दीजिए जैसे नेपाल बंद सर। किया था वैसे कर हाँ दो बंद। नेपाल, हाँ तो आप सोशल मीडिया बंद करने जाओगे तो निशिकांत दुबे जी, आप पहली स्टेप ले रहे हो जो नेपाल की तरफ आप जा रहे हो। क्योंकि बाकी तो चीज कर रहे हो आप, तो आप फरेब से देश चला रहे हो, आप झूठ से देश चला रहे हो, आप लोगों को उत्पीड़ित कर रहे हो, आप विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हो, संविधान की आप अवहेलना कर रहे हो, लोकतंत्र को आप सांस नहीं लेने दे रहे हो, न्यायपालिका को आप कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे हो। आप स्वयं, बाकी लोगों को छोड़िए, आप स्वयं अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है और अपना जो मिल्कियत है उसका भोंडा प्रदर्शन कर रहे हो। ये सारे फैक्टर तो आप कर ही रहे हो जो नेपाल में है। तो बाकी और इन्हीं क्या का करना चाहते हो आप? निशिकांत का, जो निशिकांत यहाँ ज्ञान प्रवचन दे रहे हैं, छोड़िए हमारे तमाम यूट्यूबर साथी में कौन क्या गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनको तो अलग करिए। इन्हीं के साथी सांसद हैं, इनके पार्टी के हैं, इनसे बहुत सीनियर हाँ है, 6 बार के सांसद हैं, इनसे बिल्कुल। बहुत सीनियर है। राजीव प्रताप रूडी, अटल बिहारी उन्होंने वाजपेयी के भी
रहे, मोदी के भी मंत्री रहे। उन्होंने बिल्कुल। कहा नाम लेकर के कि निशिकांत दुबे एक ऐसा सांसद है जो पूरे संसद पर नियंत्रण चाहता है। तो इसका मतलब निशिकांत में तानाशाही प्रवृत्ति है। इस लोकतंत्र में एक बिल्कुल। अदना सा सांसद बिल्कुल। आकर के संसद पे नियंत्रण कर लेगा। पहले खुद में झांको, अपने गुरु को मोदी जी को समझाओ, अमित शाह को समझाओ, समझाओ। योगी आदित्यनाथ को समझाओ, हिमंता बिश्व शर्मा को समझाओ। आप हाँ। जनता का दमन करोगे, जैसे आपके भक्त हैं वैसे ही भक्त शेर बहादुर देवबा के, पुष्प कमल दहर प्रचंड के और बस बस ओली के, बस। ये सबके भक्त वहां भी थे। लेकिन वहां भी वहां थे। भी जनता थी, जनता की आवाज रोका, जनता उठ खड़ी हुई। बहुत क्लियर समझ लीजिए। आप भी यहाँ किसानों के आंदोलन को कुछ लोगे, खिलाड़ियों के आंदोलन को कुछ लोगे, आम आदमी की आवाज कुछ लोगे, पत्रकार बोलेगा तो एफआईआर करवा दोगे, कोई दूसरे धर्म जात समुदाय का होगा, अगर वो खटक गया तो बुलडोजर चलवा दोगे। ये कब तक चलेगा? हर चीज की लिमिट है। और निशिकांत दुबे आपकी तो लिमिट बहुत बहुत पूरी ही हो चुकी है। जितना पूरी हो कहते ना चुकी। कि हाँ, वो घड़े में पानी कितना आएगा, वो पूरी हो चुकी है। आप नहीं, जितना रोज धमकार लो। जब आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कहते हो कि वो आग लगा रहा है, जब हाँ, आप न्यायपालिका की अवहेलना करते हो, तो इस देश में फिर कौन मानेगा आपको? ये तो न्यायपालिका कौन कमजोर थी, आपकी नहीं इज्जत तो करेगा? शीर्षासन करवा देते इनको। नहीं नहीं, न्यायपालिका खुद चंद्रचूड़ जी मतलब सत्ता के दरबार में घुंघरू बांध के नाचने को तैयार थे, तभी इतनी अवमानना होने के बाद। नहीं तो छोटे से आदमी ने अवमानना की तो नोटिस दिया जाता है, उसको बुलाया हम्म। जाता है। हाँ। छोटे छोटे कोर्ट में हमने बोला डीएम को बुलाओ, एसपी को बुलाओ, और एक एक सांसद ने इतनी बदतमीजी की, उसका उसका अवमानना का जवाब मांगने का अधिक हिम्मत नहीं हुई सर्वोच्च न्यायालय को। और अपने आप अच्छा को एक संविधान का बात कस्टोडियन कहता है, खुद की इज्जत नहीं बचा पाता, संविधान को क्या बचाएगा? अच्छा एक बात और है। चर्चा हम टैरिफ से शुरू किए थे, लेकिन सब कनेक्टेड है। सब कनेक्टेड है। मैं आखिर में एक बिल्कुल है। लाइन में बता दूं, कनेक्टेड है। बांग्लादेश में यही हुआ था जो नेपाल में हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में होता है। जितने देश में, इस देश में जितने सनातनी हैं, जितने संघी हैं, संघ के जितने छद्म संगठन हैं और जितने खुले संगठन हैं, और जितने ये मोदी भक्त हैं और हिमंता से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, बांग्लादेश में सब उतावले थे, क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम दिख रहा था। नेपाल पे सन्नाटा क्यों है? वहां तो सारे सनातनी हैं, सब हिंदू हम्म। हैं। काहे सन्नाटा है भैया? नेपाल को भी बचाने के लिए कोई कदम बढ़ाओ कि सनातनी देश तबाह हो जाएगा। सब सन्नाटे में हो, क्योंकि अब सन्नाटे में सही इसका सबसे मायने बड़ा में तो सबूत है कि आप सही ग्रीन डील मायने की तरफ बढ़ रहे हैं डर के सही मारे। मायने में सही मायने में तो सनातनियों को नेपाल पे खुल के बोल देना चाहिए, क्योंकि ये घर के हाँ। अंदर हमला बोला है। हाँ। घर के अंदर हमला बोला है, और नेपाल पे हमला बोल के ये डीप स्टेट जो काम कर रही है, उसने ये बात बता दी कि आपके मुहाने पे आए हैं हम। हम्म। सवाल नेपाल के बर्बाद होने का नहीं है, सवाल घर में बुढ़िया मर गई इसका नहीं है, मौत ने घर देख लिया आशीष। सवाल वो है, हम्म। डर उस बात का है। हम कल से कह रहे हैं कि सत्ताधीश जितने भी है, जिन भी राज्यों में है या राज्य की सरकार है, वहां दमन करना बंद कर दीजिए। हम्म। जनता पे अति अत्याचार बंद कर दीजिए। जनता को ग्रांटेड मत लीजिए। जनता के दुखों के ऊपर नमक मत छिड़काइए, क्योंकि यदि यहां कुछ हो गया तो ये संभलेगा नहीं। क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश और तुम्हारा श्रीलंका भारत के राज्यों जैसे देश है। कुछ राज्य उससे बड़े हैं भारत के, लेकिन भारत उपमहाद्वीप है, इससे पूरे वर्ल्ड के ऊपर इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो ये हमारे सत्ताधीशों को समझने की जरूरत है। हम तो जनता से भी अपील करते हैं, ये जो डीप स्टेट है जो ऑपरेट करती है यहाँ पे, उससे भी आप सजग रहिए। हम तो बार बार सजग ही कर सकते हैं, हम सत्ताधीशों को सजग कर सकते हैं, हम जनता को सजग कर सकते हैं। यदि फर्जी वोटिंग के भरोसे यदि बिहार में सत्ता आती है, तो फिर बिहार वाले क्या करेंगे? आप क्यों जगह दे रहे हैं? आप क्यों नॉर्मल रूट से राजनीति या लोकतंत्र को चलने नहीं दे रहे हैं? सवाल ये है। तीन तीन पूर्व चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त जो तीन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर दो, और उसमें से एक जो इलेक्शन कमिश्नर रह गया है, वो अपील कर रही है चुनाव आयोग से कि इतनी गंदगी मत करो कि देश में अनरेस्ट हो जाए। आप हम्म। कृपा करके सवाल मत पूछो,
लोगों ने उठाए हुए सवाल के जवाब दो। चुनाव आयोग का काम सवाल उठाना नहीं है, चुनाव आयोग का काम जवाब देना है। तो पार्टी मत सवाल बनिए। एक व्यक्ति ने भी आपके प्रामाणिकता पे सवाल उठाया तो उसका उसके सवाल का जवाब देना आपका कर्तव्य है। आप एफिडेविट मत मांगिए। 1,0252 वोट फर्जी यदि दिखाई देते हैं तो आप इंक्वायरी करिए, देखिए गलतियां हर एक से होती है और उसको रेक्टिफाई करिए। यदि आप उसको कहेंगे कि आप ही झूठ बोल रहे हैं तो फिर लोगों को ये विश्वास होने लगेगा कि आप पार्टी है और फिर आप निष्पक्ष नहीं है, आप एक पक्ष के साथ काम कर रहे हैं। तो फिर चुनाव के कोई मायने नहीं होंगे। तो फिर जब चुनाव ही नहीं होगा, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो फिर अराजकता के लिए जगह हो जाती है। हम हाथ जोड़ के सभी को विनती करते हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, मीडिया है, हम भी अपने आप का भी रोल, हम बार बार कल से कह रहे हैं कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति हमारे भारत में ना आए। इसके लिए हम तो कोई भड़काने वाली बात नहीं करते, हम तो बता रहे हैं कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही है। हम तो सरकार को आगाह करने का प्रयास कर रहे हैं, हम विपक्ष को भी आगाह करते हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष को हम बोलते नहीं हैं, लेकिन कई बार लगता है कि सरकार तो कम से कम हमारी बातों को या सुनता है, नहीं सुनता है पता नहीं। विपक्ष तो कई बार उनका टॉलरेंस सरकार से भी कम हो जाता है। और यदि आज हम व्यक्तिगत रूप से बात करें अशोक वानखेड़े की, तो मुझे मेरे पे जीवन में पहला केस किया है कांग्रेस ने। हालांकि केस से हम डरते नहीं, लड़ रहे हैं, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको यदि आईना दिखाया तो आपको बुरा लगता है। ये आईना आपके भले मन से के लिए था, हमारे व्यक्तिगत कारण से नहीं था। मेरा टिकट कटा इसलिए मैंने नहीं बोला था। हमको तो चुनाव लड़ना भी नहीं है और चुनाव राजनीति में जाना भी नहीं है कभी जीवन में। तो हमने पहले ही बता दिया था, न कोई पद की अभिलाषा है कहीं। लेकिन जब तक पत्रकारिता है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, आईना दिखाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं, निशिकांत दुबे जैसे लोगों को कह रहे हैं कि ये जो बड़बोलापन है आपका और ये जो भोंडा प्रदर्शन करते हो आप अपने संपत्ति का, उसको रोकिए। आज यहाँ लोगों को अपनी बेटी के हाथ पीले करने के पैसे नहीं है और आप अपनी 25वीं सालगिरह करोड़ों रुपए खर्चा करके मना रहे हैं, या जो भी खर्चा होगा या आपको फ्री में दिया होगा जो भी है, क्योंकि इतने बड़ा रिसोर्ट और इतना महंगा रिसोर्ट, आप जिस रिसोर्ट में हुई उसमें आप गूगल में जाके देखिए उसके रेट्स क्या है, आपको पता पड़ेगा। ये जो भोंडा प्रदर्शन आप करते हैं, जो आपके नेताओं के बच्चे जो गाड़ियों से लोगों को कुचलते हैं, चाहे फिर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में हो, थार से गुजरने वाला, या फिर नागपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का लड़का हो जो अपने ऑडी से लोगों को कुचलता है, ये भोंडा प्रदर्शन दिखता है। टेनी महाराज क्या थे, सारी दुनिया को जानते हैं। नेपाल से, यहाँ से माल नेपाल और नेपाल से माल यहाँ लाते थे। कई पुलिस अधिकारी बोलते हैं जिन्होंने इनको पकड़ के कूटा है, पुलिस अधिकारी अभी भी है यूपी में। और महाराष्ट्र के जो प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी के, वो क्या थे, वो ऑटो चलाते थे, सवारी भर भर के नागपुर 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 का आवाज लगाते थे। आज उनके बेटे यदि ऑडी से किसी को रोकते हैं तो ये भोंडा प्रदर्शन है। इसी से बिल्टअप होता है ज्वालामुखी। ये स्लीपिंग वॉल्केनो है इस देश का, इसको जगाइए मत। आप अपना भोंडा प्रदर्शन करिए, कम करिए, लोगों की प्रताड़ना कम करिए। लोगों की वेदनाओं को या लोगों की समस्याओं का हल नहीं कर सकते तो कम से कम वो समस्या है इतना मानिए। लोगों को अच्छा लगेगा कि मेरी समस्या सुनी तो गई। लोगों को बहुत बुरा लगता है जब उनकी समस्याओं पे लोग हंसते हैं, बोलते हैं कि ये समस्या है ही नहीं, झूठ बोलते हो। एक अपनी जान खोते हुए किसान इस देश की समस्या है। उन किसानों के बच्चों के लिए नाना पाटेकर जैसे एक्टर्स बिना किसी पब्लिसिटी के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको पैसे फिल्मों में काम काम कर करके नाना पैसे कमा के उनके लिए उनके बच्चों का एजुकेशन मुहैया करवाते हैं। जो सरकार को करना चाहिए था वो बाकी लोग कर रहे हैं। यदि नाना ने एक्टिंग से पैसे कमाए तो नाना को लगता है कि एक समय हो गया मेरे पास पैसा है, अब बाकी मैं समाज को दूं। क्या निशिकांत दुबे कभी ऐसा सोचते हैं? वो तो मेडिकल कॉलेज भी किसी का हड़पाने के चक्कर में उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है। ये सारी चीजें लोगों को उद्वेलित करती है भाई। ऐसे तो जो है इन लोगों को बहुत कहानी है। एक लाइन की बात है कि हर जहां भी तानाशाही प्रवृत्ति होती है उसको दूसरे उस प्रवृत्ति के जो है अंत पर ये लगता है कि वो कमजोर था, मेरा अंत नहीं हो सकता है। तानाशाही प्रवृत्ति के बीच भीतर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, ये एक प्राकृतिक है, उसमें उसका दोष नहीं है। उसको लगता है कि मेरा अंत नहीं हो पाएगा।
तो तानाशाही प्रवृत्ति जहां पर है, पहले उस प्रवृत्ति का अंत कीजिए, क्योंकि तानाशाही प्रवृत्ति है तो उसका अंत निश्चित है, तय है। वो कहीं भी हो, हियन से हुवन तक, गगन से भुवन तक, कहीं भी हो, जहां भी होगी उसका अंत निश्चित है, अगर तानाशाही प्रवृत्ति है तो। निशिकांत पहले अपने में झांको, अपने सरकार में झांको, अपने नेताओं में झांको, अपने मुख्यमंत्रियों को समझाओ, उनके भीतर झांको और उनको कहो अपने भीतर झांके। ये हमारे भीतर झांकने का काम छोड़ दो, हम पर्याप्त झांकते हैं सुबह दोपहर शाम, ठीक है। इसीलिए हम गडकरी के घर में गुप्त मीटिंग भी नहीं करवाते, इसीलिए हम 48 सांसद गायब भी नहीं करते हैं। हम कम से कम जब न्यूज लॉन्चर पर खबर लाते हैं तो तथ्य लाते हैं, तथ्यों का विश्लेषण लाते हैं। और एक खबर आती है, उड़ती उड़ती बहुत सारी खबरें आती हैं, हवा हवाई फर्जीवाड़े टाइप में, उन खबरों की भी पहले हम वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। 99%, 1% इंसान है, हम नरेंद्र मोदी तो है नहीं कि गलती ही नहीं करेंगे। इंसान 1% गलती मानते हैं हम भी कि 1% 2% गलती की गुंजाइश है। नरेंद्र मोदी ना है, ना बन पाएंगे और न बनने की चाहत है। तो इसलिए उसके अलावा हमें व्यूज की और एक नहीं 10 और वीडियो में बोल चुके हैं हम कि हम ऐसे हम प्रोग्राम करते हैं कि व्यूज ना आवे, दर्शक से कहते हैं भाई नहीं देखो। नहीं, बहुत दर्शक एक ना, बार गाँव मैंने बोल दिया, कई दर्शकों ने नीचे कमेंट किया, ये आशीष चित्रांशी बहुत एरोगेंट है। अरे हम दर्शकों को प्लीज करने के लिए नहीं आए कि हम नृत्य करेंगे और दर्शक ताली बजाएंगे, सीटी मारेंगे। मैं बड़ा क्लियर इस मामले में हूं, आप तो कई बार सुनते हैं और टोकते भी हैं। मैं बिल्कुल दर्शकों से भी कहता हूँ भाई साहब ये गंभीर मसला है, अगर देखना चाहते हो तो देखिए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा मजा ज्यादा आता है उस सब में, एंटरटेनमेंट मसाला। सरकार गिरी, रातों रात पलट गई सरकार, 46 सांसद गायब, 48 सांसद आसमान में चले गए, देवलोक में चले गए, ये सब जो हम है। हाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव की यदि बात करें आशीष जी, तो हमने जिस दिन रेड्डी को घोषित किया, उस दिन हमने कहा, उस दिन हमारा एक प्रोग्राम था कि कहीं तेलुगु अस्मिता की बात पे यदि खेल हुआ तो 30-32 वोटों का डिफरेंस है, इसमें उसमें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जैसा वायसा रेड्डी ने कहा कि हम साथ देंगे, जैसा टीडीपी ने कहा कि हम साथ देंगे, जैसा बीआरएस ने कहा कि हम अब्सटेंड होंगे, उस दिन हमने कहा कि एनडीए का उम्मीदवार जीतना तय है। अब सारा खेल कौन कितना किसका क्रॉस वोटिंग करवा सकता है, बस इसका है। हाँ, बस मतलब क्रॉस वोटिंग से कोई नतीजे बदलेंगे नहीं। क्रॉस वोटिंग से सिर्फ ये ताकत दिखेगी कि हम ये ताकत रख सकते हैं कि इनको हम तोड़ सकते हैं। एनडीए ताकत दिखाने का प्रयास करेगा कि हम इंडिया को तोड़ सकते हैं। इंडिया ताकत दिखाने का प्रयास करेगा, हमने 2 ही तोड़े, लेकिन तोड़े तो है एनडीए के। सारा खेल इस पे होगा, लेकिन किसी भी हालत में एनडीए का उम्मीदवार हारेगा, ऐसा किसी भी हालत में होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये बात तो हमने बिल्कुल बार-बार कही। संघ के बारे में भी हमने कहा कि संघ पूर्ण रूप से सरेंडर हो गया है। संघ से हाँ अपेक्षा हाँ मत रखिए कि वो इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ करेगा। अब संघ कोई गड़बड़ करेगा, ये ऐसा दिखाई भी नहीं देता। अब तो बिल्कुल ये बात तय है कि 2029 तक नरेंद्र मोदी जी है। उसके बाद उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो 2029 के बाद उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, और यदि उनका मंद रहा तो फिर वो अमित शाह जी को आगे करके चुनाव में चले जाएंगे। ये बातें बिल्कुल अब सामने दिख रही है। इसमें कोई अब विरोध विद्रोह, लेकिन सरकार यदि गलत करती है उसके बाद भी, सत्ता में कोई भी आए कोई भी जाए, सरकार गलत करेगी तो उस पे सवाल पूछना लाज़मी है, और हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? ये मीडिया का दायित्व है और हम दायित्व निभाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, कि देखे, ना उस देखे। अच्छा पर कुल किसी के मिलाकर अच्छा नहीं करते हैं। ट्रेड डील बहुत जल्दी होने वाला है। ट्रेड डील बहुत जल्दी होगा, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ट्रेड डील अमेरिका की तरफ टिल्ट होता दिखाई दे रहा है। कपास के लिए हमने मार्केट खोल दिया, सोयाबीन के लिए हमने मार्केट खोल दिया, बचे हुए मार्केट बहुत कम है। चाहे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, या चॉकलेट्स है, इसका भी मार्केट खुल जाएगा किसी ना किसी नाम से। फिर देखते हैं क्या बिल्कुल। वो फाइनल ट्रीट क्या होता है। लेकिन 50% टैरिफ के साथ ट्रेड डील भी होगा, ये भी तय है। 50% टैरिफ रशिया से तेल लेने के लिए है, ट्रेड डील से उसका कोई लेना देना नहीं। हो सकता है ट्रेड डील होने के बाद भी 50% टैरिफ बना रहेगा, क्योंकि रशिया से जब तक हम हमारे पूर्ण संबंध नहीं तोड़ते, तब तक 50% का बैरियर वो लगातार रहेगा। 50% पे ना डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, 50% पे ना भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। नहीं नहीं अभी ट्रेड डील आएगा तो बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि ट्रेड डील में जब ट्रेड डील में ये तो तय हो जाएगा कि कितना कौन किस पर टैक्स लगाएगा, कितना टैरिफ लगाएगा।
और इस 50% वाले मसले पर भी, क्योंकि ट्रेड डील का मतलब ये कि फिर व्यापार में तय हो जाएगा कि कितना किस पर कौन टैक्स लगा रहा है। एक चीज पर नजर रखनी होगी बस कुल मिला जुला करके कि इस ट्रेड डील में टिल्ट नहीं होगा, एक तरफा होगा। फिर मैं कह रहा हूं, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर भी नजर रख लीजिएगा आप। कल जो कहा था उस पर आपने रखा, इस पे भी ट्रेड डील एक तरफा होगा और आखिर में एक रास्ता बचाया जाएगा कि डेयरी मत खोलो, क्योंकि डेयरी पे हम कहेंगे कि हम सनातन बचाए। डेयरी जब नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स रोक दो, खाली खाली दूध वगैरह का माल रोक दो, अपना जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उस पर बताया जाएगा कि हम सनातन की रक्षा के लिए देखिए खड़े हैं। बाकी तो हम सब मान गए अमेरिका के साथ, लेकिन सनातन की कीमत में हमने समझौता नहीं किया, क्योंकि अमेरिका वाला दूध जो है वो नॉनवेज दूध ही ये लोग बताते हैं। यहाँ पर एक नया नैरेटिव आया, नॉनवेज दूध। और इस मामले को समझना हो तो 4 दिन पहले एक चैनल पर उन्होंने माननीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने, जो ट्रेड डील में असली एक जिसकी जिसकी भूमिका होती है, वाणिज्य मंत्री ट्रेड डील में होता है, वाणिज्य मंत्री ने हमारे कहा है कि हम ट्रेड डील में धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे। आप जा गूगल पे सर्च कर लीजिए, मैं गलत हूँगा बताइएगा, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, दिखा दूंगा। कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं तभी खोज के दिखा देता। तो ये संकेत आ चुके हैं। आखिर में यही होगा, एक तरफा डील होगी, लेकिन सनातन बचा लिया जाएगा, रक्षा सनातन की हो जाएगी और आप तालियां बजाएंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।